मेरे विद्यार्थियों, आज हम बात करने जा रहे हैं शेरे मैसूर टीपू सुल्तान के बारे में, जिसके बारे में महात्मा गांधी ने यंग इंडिया में लिखा था कि मैसूर का सुल्तान टीपू अजनबी अंग्रेज इतिहासकारों की दृष्टि में तो संकीर्ण मुसलमान शासक था, जिसने अपनी प्रजा को जबरदस्ती मुसलमान बनाया था। लेकिन यह सब झूठ है, बल्कि सच्चाई यह है कि हिंदुओं से उसके संबंध बहुत मैत्रीपूर्ण थे। इस महान सुल्तान का प्रधानमंत्री एक हिंदू पूर्णिया था, जिसने इस आज़ादी के दीवाने को दगा देकर देश को अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। वहीं विद्यार्थियों, मैथिक सोसाइटी पत्रिका 1936 में ये लिखती है कि टीपू एक बहुत ही साहसी शासक था, जो शेरे मैसूर के नाम से प्रसिद्ध था। फ्रांसीसी और अंग्रेज उससे बहुत भयभीत थे। जिन विदेशी यात्रियों ने टीपू सुल्तान के राज्य को उसके राज सिंहासन पर बैठने के 12 वर्ष के बाद अर्थात 1794 ईस्वी में देखा था, वे लिखते हैं कि देश में कृषि फसल बहुत अच्छी हो रही थी, निवासी बहुत मेहनती और हुनरमंद हैं, व्यापार दिन प्रतिदिन उन्नति कर रहा है और हर जगह अमन चैन है। इन परिस्थितियों से मालूम होता है कि उसकी शासन नीति व व्यवहार लोगों को पसंद है और देश की आम हालत बतला रही है कि प्रजा अपने शासक से प्रसन्न और वफादार है। विद्यार्थियों, अपने पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान मैसूर की गद्दी पर बैठा। शेरे मैसूर टीपू की सफलताएं केवल युद्ध के मैदानों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वह एक ही समय में ऐसा शासक, विद्वान, चिंतक और सुधारक था जिसके दिमाग में भारतीयों की महानता, वर्तमान की उमंगें और भविष्य की आशाएं समा गई थी। वह हमें जिंदगी की हर दौड़ में अपने समय से कई मंजिलें आगे दिखाई देता है। तो बात हम कर रहे हैं टीपू सुल्तान के बारे में, और टीपू सुल्तान के समय की हम बात करें तो जब हिंदुस्तान से में मुग़ल साम्राज्य के विघटन के साथ जो आपसी फूट वे अराजकता का दौर शुरू हो गया था और जनता अपने वर्तमान में भविष्य से निराश हो चुकी थी, तब मैसूर की धरती पर उमंगों और हौसलों की एक नई दुनिया आबाद हो रही थी। पूर्वी भारत में जब देशी राजा नवाबों के किलों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के झंडे गाड़े जा रहे थे, तो मैसूर साम्राज्य के निर्माता नवाब हैदर अली और टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टम, बंगलौर और चित्तलदुर्ग में कौम की आज़ादी की रक्षा के लिए नए किलों का निर्माण कर रहे थे। विद्यार्थियों, नवाब हैदर अली के शासनकाल, जो कि 1760 से 1782 तक रहा, यानी 22 वर्ष तक, उसके अंतिम वर्षों में मैसूर का छोटा सा राज्य एक बड़े साम्राज्य में परिवर्तित हो चुका था। लेकिन ये शक्तियाँ जो दक्षिण भारत में तेजी से उभरती इस महान शक्ति की स्थापना को अपने लिए एक संकट समझती थी, उसके खिलाफ एकजुट और संगठित हो चुकी थी। अंग्रेज साम्राज्यवादी मैसूर राज्य को भारत के केंद्र पर अधिकार करने की राह में आखिरी दीवार समझते थे। निज़ाम हैदराबाद कौम की इज्जत व आज़ादी को अपनी निम्न स्तरीय सौदेबाजी की समस्या मात्र समझता था, और मराठे मुगल साम्राज्य के खंडरों पर चित्पावन ब्राह्मण पेशवाओं का निरंकुश साम्राज्य स्थापित करने का सपना देखने में मगन थे। ऐसे ही संकट काल में दिसंबर 1782 में टीपू मैसूर की राजगद्दी पर बैठा। ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में सन 1757 में प्लासी और बाद में बक्सर की दिखावटी लड़ाइयाँ, जो कि षड्यंत्र और विश्वासघात के कारण ही जीती गई थी, को जीतने के बाद कलकत्ता से लेकर लखनऊ तक अपनी विजय के झंडे उसने गाड़ दिए थे। लेकिन मैसूर में विद्यार्थियों, सुल्तान टीपू की तलवार के सामने अंग्रेजी आक्रामकता की बाढ़ रुक जाती है। लगातार 16 सालों तक अंग्रेज साम्राज्यवादी दक्षिण भारत से दिल्ली की ओर कूच करने का स्वप्न तक देखने का साहस नहीं कर सके। विद्यार्थियों, मैसूर की जो सुरक्षात्मक शक्ति है, उसका अनुमान हम इस बात से लगा सकते हैं कि मई 1799 में मैसूर के पतन के बाद जब मराठों की बारी आई, तो मराठा सरदार सिंधिया, भोसले और होलकर, जिनकी सेनाओं की सामूहिक संख्या मैसूर से बहुत ज़्यादा थी, कुछ सालों से अधिक अंग्रेजी सेना का सामना नहीं कर सके। सन 1802 में सिंधिया और भोसले को एक के बाद दूसरी पराजय देने के बाद अंग्रेजों की सैनिक टुकड़ियाँ दिल्ली में प्रवेश कर चुकी थी और मुगल बादशाह शाह आलम मराठों के बजाय ईस्ट इंडिया कंपनी का संरक्षण स्वीकार कर चुका था। सन 1804 में फर्रुखाबाद की लड़ाई में होलकर भी अंग्रेजों से पराजित हो चुका था।
कुछ वर्षों बाद मराठों ने संयुक्त होकर अंग्रेजी आक्रामकता से मुक्ति पाने की एक जोरदार कोशिश की, लेकिन विद्यार्थियों, अंग्रेजों की तोपों, बंदूकों और संगीनों के सामने उनके लाखों सैनिक असहाय ही साबित हुए। इस प्रकार हम देखते हैं कि हैदर अली और टीपू सुल्तान वह महान सेनानायक रहे जिन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का डटकर मुकाबला किया और पूरी कोशिश की कि वो अपने राज्य को सुरक्षित बचा पाएं। विद्यार्थियों, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच जो 2 युद्ध हुए उनके बारे में हमने चर्चा की और उनके परिणाम क्या रहे। और मंगलोर की संधि से द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ, लेकिन जल्द ही अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच तीसरा जो है युद्ध लड़ा गया। और ये युद्ध जो है तीसरा जो आंग्ल मैसूर युद्ध है विद्यार्थियों 1790 से 1792 ईस्वी के बीच में हुआ। और इस युद्ध के लिए कुछ कारण थे जो उत्तरदायी बने, जैसे कि दोनों पक्षों के बीच में पारस्परिक संदेह का होना। यद्यपि मंगलोर की संधि दोनों पक्षों के बीच में हो गई थी 1783 में, लेकिन ये जो शांति स्थापित हुई संधि के द्वारा वो अस्थायी थी और यथार्थ में टीपू सुल्तान तथा अंग्रेज दोनों को एक दूसरे पर विश्वास नहीं था। अतः दोनों गुप्त रूप से एक दूसरे के खिलाफ युद्ध की तैयारी करते रहे और ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों में युद्ध होना अनिवार्य था या असंभावित था। दूसरा कारण ये रहा कि टीपू सुल्तान जो है उसने फ्रांसीसियों के साथ गठबंधन कर रखा था और यूरोप में 1789 ईस्वी में फ्रांस की जो राज्य क्रांति शुरू हुई उससे इंग्लैंड को आशंका थी कि उसका किसी भी समय फ्रांस से संघर्ष शुरू हो सकता है और टीपू अंग्रेजों पर दबाव डालने के उद्देश्य से इस स्थिति का लाभ उठाना चाहता था। उसने विद्यार्थियों फ्रांस से सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से ही 1787 में अपना एक राजदूत भी फ्रांस भेजा था। इससे टीपू को कोई लाभ हुआ अथवा नहीं, लेकिन अंग्रेजों के दिल में एक संदेह का बीज अवश्य पड़ गया कि टीपू फ्रांसीसी से सहायता ले सकता है या उसे फ्रांसीसी सहायता मिल सकती है। एक युद्ध का कारण ये भी रहा कि लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उसने टीपू को अलग थलग करने का प्रयास किया उसके पड़ोसियों से और टीपू की जो फ्रांसीसियों से मित्रता या गठबंधन करने की कोशिशें थी उससे ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भी अन्य जो राजनीतिक शक्तियाँ थी उस समय दक्षिण में उनसे टीपू को अलग करने का प्रयास किया। उसने मराठों और हैदराबाद के निजाम को लालच देकर अपना समर्थक बना लिया और उसने इन दोनों से ही अलग अलग संधियाँ भी कर ली ताकि दक्षिण में जो टीपू सुल्तान है वो अलग थलग पड़ जाए। उसने 1 जून 1790 को मराठों के साथ और 4 जुलाई 1790 को निजाम के साथ संधियाँ की और इनके अनुसार दोनों ने अंग्रेजों को सैनिक सहायता देने का वायदा किया और युद्ध के पश्चात जीती हुई भूमि को आपस में बांट लेने का निश्चय किया। इसी प्रकार गुंटूर पर आक्रमण करना भी टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में विवाद का कारण बना। हैदराबाद के निजाम तथा टीपू सुल्तान दोनों के लिए समुद्र तट पहुंचने का एकमात्र साधन था गुंटूर और द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात जब वारेन हेस्टिंग्स ने हैदराबाद के निजाम को ये प्रदेश वापस लौटा दिया था, लेकिन कॉर्नवालिस ने अब इस प्रदेश का महत्व समझकर हैदराबाद के निजाम से इसे वापस ले लिया और निजाम को यह आश्वासन दिया कि टीपू सुल्तान ने निजाम के जिन प्रदेशों पर भी अधिकार कर लिया है अंग्रेज उन्हें वापस दिलाने का प्रयास करेंगे। इसी प्रकार टीपू सुल्तान द्वारा ट्रावणकोर के राजा पर आक्रमण करना भी अंग्रेजों और उन दोनों के बीच में संघर्ष का कारण बना, क्योंकि टीपू समुद्र तट पर पहुंचना बहुत ज़रूरी समझता था और क्योंकि वह फ्रांसीसियों की मदद तभी प्राप्त कर सकता था जब वह समुद्र तट पर पहुंचे और चूंकि गुंटूर जैसा कि हमने देखा पहले ही उसके हाथ से निकल चुका था, अतः समुद्र तक पहुंचने के विचार से उसने ट्रावणकोर के राजा पर आक्रमण किया। ट्रावणकोर का जो हिंदू राजा था उसे अंग्रेजों की संरक्षण उसे प्राप्त था, अतः अंग्रेजों ने उसकी सहायता की और इस प्रकार 1790 ईस्वी में तृतीय मैसूर युद्ध प्रारंभ हो गया। और इसमें जैसा कि मैंने अभी पूर्व में कहा कि टीपू सुल्तान अकेला ही अंग्रेजों के साथ संघर्षरत रहा, क्योंकि हैदराबाद का निज़ाम और मराठे अपने स्वार्थों को लेकर अंग्रेजों के साथ मिल चुके थे। शुरुआत में विद्यार्थियों अंग्रेजों को कोई विशेष सफलता नहीं मिली और 1 वर्ष
कोशिश करने के बाद भी अंग्रेज सेनापति मीडोज कुछ भी प्राप्त नहीं कर सका। और ऐसी स्थिति में कॉर्नवालिस नाराज हुआ और उसने कहा कि हमने समय खो दिया तथा हमारे प्रतिद्वंदी ने अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि कर ली। ये दोनों ही बातें युद्ध में अत्यंत महत्व की होती हैं। टीपू विद्यार्थियों बहुत कुशलता से लड़ा और विवश होकर अगले वर्ष कॉर्नवालिस ने स्वयं सेना का संचालन किया और 1791 ईस्वी में वे बंगलौर पर अधिकार करने के बाद टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टनम के नज़दीक पहुंच गया और अंततः टीपू जो है पराजित होने लगा और धीरे धीरे उसके सभी दुर्गों पर अंग्रेजों का अधिकार होने लगा। अंत में उसकी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को भी अंग्रेजों ने घेर लिया। तब मार्च 1792 ईस्वी में टीपू ने विवश होकर अंग्रेजों से संधि कर ली और ये संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि के नाम से जानी जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई तो आपका उत्तर होगा 1792 ईस्वी में। और इस संधि की शर्तें, प्रमुख शर्तें निम्न प्रकार हैं कि टीपू को लगभग अपने आधे राज्य से वंचित होना पड़ा। इस राज्य को मराठों, निजाम और अंग्रेजों ने आपस में बांट लिया। दूसरा, टीपू ने कुर्ग के राजा की स्वतंत्रता को भी स्वीकार किया और बाद में कुर्ग के राजा ने अंग्रेजों की अधीनता को स्वीकार कर लिया। टीपू ने लगभग 30 लाख पौंड क्षतिपूर्ति के रूप में दिए और विद्यार्थियों एक शर्त ये भी थी कि टीपू जो है अपना पूरा जो है धनराशि नहीं जमा करवा पाया क्षतिपूर्ति का, तो ऐसी स्थिति में उसे अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास बंधक के रूप में यानी गिरवी के रूप में रखना पड़ा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये श्रीरंगपट्टनम की जो संधि है उसने टीपू के राज्य को नष्ट होने के समय को बढ़ा दिया और इसके भी कुछ कारण रहे संधि करने के, क्योंकि कॉर्नवालिस ये सोचता था कि जो तत्कालीन परिस्थितियां थी उसमें संधि करना ही सही होगा, क्योंकि एक और तो मराठों निजाम पर वो अधिक समय तक विश्वास नहीं कर सकता था और क्योंकि वो कभी भी अपना समर्थन बदल सकते थे। दूसरी ओर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संचालक है वह भी चाहते थे कि अभी कोई प्रादेशिक उत्तरदायित्व बढ़ाया नहीं जाए और इसके अलावा फ्रांस की क्रांति शुरू हो जाने से फ्रांस भी टीपू को सहायता अब दे सकता था। तो इस प्रकार ये संधि जो है विद्यार्थियों टीपू की दूरदर्शिता की परिचय थी और उसका कथन नितांत सत्य है कि जैसा कॉर्नवालिस कहता है कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना अपने शत्रु को पूरी तरीके से कुचल दिया है। विद्यार्थियों, ये तो रहा तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में हुआ। इसके बाद में चौथा आंग्ल मैसूर होता है 1799 ईस्वी में, यानी 7 साल की अवधि के बाद। और इसके भी कुछ कारण उत्तरदायी रहे। एक तो ये कि टीपू जो है युद्ध के लिए तैयार हो रहा था क्योंकि उसे लगता था कि अंग्रेजों ने उसके साथ बहुत बुरा या अपमानजनक व्यवहार किया है और श्रीरंगपट्टनम की संधि विद्यार्थियों टीपू जैसे स्वतंत्रता सेनानी के लिए बहुत ही अपमानजनक थी और क्योंकि उससे हट जाने के साथ साथ अपने 2 पुत्रों को भी बंधक के रूप में रख देना पड़ा था। लेकिन टीपू ने धैर्य नहीं छोड़ा और उसने तेजी से अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध की तैयारी की। एक वजह यह भी रही कि टीपू ने फ्रांसीसियों से गठबंधन करना शुरू कर दिया। उसने फ्रांसीसियों के साथ पत्र व्यवहार किया। पूर्व में फ्रांसीसी बस्ती मॉरिशस के गवर्नर ने स्वयं सेवकों को टीपू की सहायता के लिए प्रेरित करना भी प्रारंभ कर दिया और जिस दिन नए गवर्नर जनरल वेलेज़ली ने मद्रास पहुंचा वे उसी दिन फ्रांसीसी भी मंगलोर आकर उतरे और उसी समय वेलेज़ली ने टीपू के खिलाफ युद्ध करने का दृढ़ निश्चय कर लिया था। दोनों पक्षों के बीच युद्ध का एक कारण ये भी रहा कि 1791 ईस्वी का जो त्रिदलीय संगठन था निजाम, मराठा और अंग्रेजों का, उसको जो है उसने वेलेज़ली ने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया और 1798 ईस्वी में विद्यार्थियों हैदराबाद के निजाम के साथ वेलेज़ली ने सहायक संधि की तथा सिंधिया के प्रभाव का लाभ उठाकर पेशवा का भी समर्थन प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार अंग्रेज, मराठा और निजाम वापस टीपू सुल्तान के खिलाफ एकजुट हो गए। एक वजह यह भी रही युद्ध की कि टीपू ने सहायक संधि करने से इनकार कर दिया। वेलेज़ली ने सहायक संधि प्रथा को जो है चलाया था भारत में और उस संधि के माध्यम से वो देसी रियासतों को अपने अधीनस्थ कर रहा था। उसने टीपू को के लिए भी प्रस्ताव दिया कि वह भी सहायक संधि कर ले अंग्रेजों के साथ, लेकिन टीपू ने उसे अस्वीकार कर दिया
वेलेजली पहले से ही एक युद्ध के लिए मौका ढूंढ रहा था युद्ध के लिए, अतः मार्च 1799 ईस्वी में उसने टीपू के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। विद्यार्थियों, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ वह अत्यंत अल्पकालीन और निर्णायक था। गवर्नर जनरल वेलेजली ने स्वयं मद्रास से आकर इस युद्ध का नेतृत्व किया था, संचालन किया था, और पश्चिम और पूर्व दोनों ही दिशाओं से मैसूर पर आक्रमण किया गया। और अंततः जो विश्वासघाती थे मैसूर की सेना में टीपू के अधिकारीगण, तो उनकी वजह से अंततः टीपू को जो है पराजित होना पड़ा। उसे अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में शरण लेनी पड़ी। अंग्रेजों ने जब उसकी राजधानी को भी घेर लिया और उसे अपना राज्य तथा 20 लाख पाउंड के बदले संधि करने के लिए कहा गया। यद्यपि टीपू को पता था कि इसे अस्वीकार करना उसके लिए घातक होगा, लेकिन उसने इन शर्तों को स्वीकार नहीं किया। अंत में 1799 ईस्वी के मार्च महीने में युद्ध करता हुआ टीपू जो है मारा गया। तो विद्यार्थियों, ये आंग्ल मैसूर युद्ध रहा चौथा, और इसके परिणाम जो है अत्यंत निर्णायक साबित हुए। जैसे कि टीपू की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने उसके वंशजों को उसके राज्य से वंचित करके वहां इस्लामिक राज्य का अंत कर दिया। टीपू के लड़कों तथा परिवार के अन्य सदस्यों की पेंशन तय कर दी गई और वे वेल्लोर चले गए। मैसूर उन्होंने छोड़ दिया। मैसूर राज्य के अधिकांश प्रदेशों को विजयी राज्यों ने आपस में बांट लिया। अंग्रेजों को कनारा, कोयम्बटूर और श्रीरंगपट्टम के कुछ प्रदेश भाग प्राप्त हुए। कुछ हिस्सा निजाम को मिला। मराठों को सुंदा तथा हारपोनेली के 2 जिले देने का प्रस्ताव रखा गया था, किंतु मराठों ने उन जिलों को लेना अस्वीकार कर दिया। अतः इनको भी अंग्रेजों तथा निजाम ने आपस में बांट लिया। वहीं शेष जो मैसूर राज्य था वह कृष्ण राजा देदार नामक एक हिंदू राजकुमार को दे दिया गया, और इस नए शासक ने भी सहायक संधि की शर्तों को मान लिया। विद्यार्थियों, इस युद्ध की सफलता के बाद वेलेजली को मार्किस की उपाधि से विभूषित किया गया। तो इस प्रकार, और साथ ही टीपू की मृत्यु से अंग्रेजों के एक प्रबल शत्रु का अंत हो गया तथा मैसूर में फ्रांसीसी प्रभाव भी समाप्त हो गया। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मैसूर के पतन के साथ ही कंपनी की साम्राज्य शक्ति में वृद्धि हुई, और अब मैसूर के राजा की सैनिक तथा आर्थिक शक्ति पर ब्रिटिश सरकार का अधिकार हो गया। डीन हट्टन के शब्दों में कहा जा सकता है कि सामरिक आर्थिक शांति स्थापना संबंधी व्यवस्था के दृष्टिकोण से क्लाइव के बाद मैसूर की विजय ब्रिटिश शक्ति की अत्यंत शानदार सफलता थी। तो विद्यार्थियों, हम देखते हैं कि इस प्रकार मैसूर राज्य का जो है अंत हो गया, और जो टीपू सुल्तान हैं वह अपने राज्य की रक्षा करते हुए जो है शहीद हो गया। अब टीपू सुल्तान का क्या नीतियाँ थी और उसका मूल्यांकन क्या है वो हम अपने अगले वीडियो में देखेंगे, और आपके कोई भी सुझाव हैं तो सादर आमंत्रित है। धन्यवाद।